दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन के 1100 प्रश्न सीरीज में पढ़ेंगे जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता और राज्यपाल के से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लर्निंग ऑन ट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि इस वीडियो से रिलेटेड सारी जो भी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 से होगा आज का ये वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 401 इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा और इस सीरीज का 401वां यानी कि 401st क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्याय करते समय सर्वोच्च न्यायालय किस सिद्धांत का पालन करता है? न्याय करते समय सर्वोच्च न्यायालय किस सिद्धांत का पालन करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। कानून का प्रशासन, उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया। यहाँ पे ये दोनों जो हम ऑप्शन देख रहे हैं, कानून का प्रशासन और उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों सिद्धांत नहीं पालन किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट है सी कह रहा है विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। तो ये मानने योग्य है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो भी न्याय होता है वो करते हैं। तो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनहित मुकदमेबाजी का सिद्धांत जो कि भारत में बहुत प्रसिद्ध है, सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ? तो जनहित याचिका या जनहित मुकदमेबाजी का जो सिद्धांत है यह ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था और हालांकि भारत में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो स्टार्टिंग इसकी ब्रिटेन से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 403 है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। न्यायिक अभिमानना, न्यायिक अभिमानना से तात्पर्य है, अभिप्राय है न्यायपालिका के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करना अथवा उसकी अवहेलना करना अथवा न्यायपालिका के व्यवहार के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। और दूसरा इसका रीजन कह रहा है न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत का पालन तभी हो सकता है जब न्यायपालिका के पास सबको उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार के लिए दंड देने का अधिकार हो। तो ये अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट की जांच करें तो ये न्यायिक अभिमानना का जो अभिप्राय दिया गया है यह भी सही है और न्यायिक सक्रियता जो दिया गया है इसके बारे में यह भी सही है। अब चूंकि अब जो दोनों ही सही है तो यहाँ पे यह कह रहा है एक कथन और दूसरा उसका कारण। तो कथन ये तो सही है लेकिन ये आर जो है ये आर भी सही है लेकिन ए का ये कारण नहीं है। तो इस आधार पर हमारा आंसर बी हो जाएगा क्योंकि कथन ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर 403 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित किस संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन शक्ति को सीमित किया? तो संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 405, भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत कब प्रचलित हुआ? तो आंसर हमारा है भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत जो है वह 1990 के दशक में आरंभ हुआ था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 406 की ओर। क्वेश्चन नंबर 406 है न्यायिक सक्रियता के कारण किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका के शक्तियों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप किसकी शक्तियों तथा सम्मान में वृद्धि हुई है? और तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां भी बढ़ी है और इसके प्रति सम्मान भी बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 408, न्यायिक सक्रियता की कौन सी त्रुटि को गलती से सम्मिलित किया गया है? तो न्यायिक सक्रियता में एक त्रुटि है कि न्यायपालिका की स्थिति में कमी, तो इसको जो है गलती से शामिल किया गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और ये सब बाकी ये सब भी सही है, लेकिन ये गलती से शामिल नहीं है। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 409, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है, किस आधार पे। तो यह होता है भारत के मुख्य राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं, सॉरी भारत के मुख्य न्यायाधीश ही इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से अनुमति ली जानी आवश्यक होती है। तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 410, महाभियोग द्वारा अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को उनके साधारण कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया गया है? महाभियोग द्वारा अभी तक जो है इस तरह के ऐसे एक भी केस नहीं आए हैं जिनके द्वारा कि न्यायाधीशों को उनके साधारण कार्यकाल से पूर्व ही पद से हटाया जा सका हो। तो आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा, एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411, नीचे दी गई शर्त भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने में योगदान नहीं देती। कौन सी शर्त ऐसी है जो कि भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका घोषित नहीं करती है? तो इसमें आंसर हमारा इसमें हो जाएगा, एक बार नियुक्त होने के पश्चात न्यायाधीशों को उनके सेवानिवृत्त होने की तिथि से पूर्व पद से हटाया नहीं जा सकता। तो ये बी हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं, चेक करते हैं कौन सा सही नहीं। यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, यह सही है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, यह भी सही है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करती है, तो यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य नहीं करती है। और आगे बढ़ते हैं, इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों की छानबीन करने का अधिकार है, तो यह भी सही है। और क्वेश्चन चूंकि इसमें आंसर चूंकि नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव यही सी वाला है, तो आंसर हमारा ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 413 है, भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया? न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाना किस कारण से आवश्यक हो गया? तो आंसर है, संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 414, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का असफल प्रयास किया गया? तो वो न्यायाधीश थे न्यायाधीश रामास्वामी, जिनको कि उनके कार्यकाल में ही उनके पद से हटाने का प्रयास किया गया था, हालांकि इसमें सफलता नहीं मिल सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415, निम्न में से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में जो मामला आता है वह है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 416, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से संबंधित कौन सी योग्यता सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता के विषय में क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चेक करते हैं योग्यता कौन कौन सी है। यहाँ पे पहले वह कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, तो यह सही है। कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह जाना आवश्यक है, या नहीं तो वह कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो, यह भी सही है। और उसकी आयु कम से कम 55 वर्ष हो। कम से कम 55 वर्ष होने का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी, क्योंकि यह जो कम से कम 55 वर्ष वाली जो आयु का जो दिया गया है योग्यता, यह सही नहीं है। तो आंसर हमारा यही सी हो जाएगा 416 का, उसकी आयु कम से कम 55 वर्ष हो, यह गलत है। ठीक है, तो ये योग्यता सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 417 पे चलेंगे।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय और आदेश पर पुनर्विचार का अधिकार देता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 137। आर्टिकल नंबर 137 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय को यह राइट है कि वह अपने जो भी उसने डिसीजन या आदेश दिया हो उस पर वह फिर से विचार कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 418। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और तो इसमें हम देखते हैं कि ये कथन तो सही है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को उनकी संवैधानिकता पर विचार किए बिना लागू करने का उत्तरदायित्व है। नहीं, संवैधानिकता पर विचार किए बिना वह लागू नहीं कर सकती है, तो यह जो रीजन दिया गया है यह गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर हम देखते हैं ए और बी तो होगा नहीं, तो सी है इसका आंसर 418 का। ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 419। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करें। कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के संविधान के अंतर्गत की गई है। भारत के संविधान के अंतर्गत की गई है, और हाँ, भारत के संविधान के अंतर्गत की गई है, तो ये तो सही है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। तो अभी वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो है वह 34 है, तो सॉरी 33 है। तो इसके अनुसार कुल मिलाकर के 34 हैं, टोटल जो है वह 34 हैं, और एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो है 33, कुल मिलाकर के 34 हैं। ठीक है, तो कुल अगर कहा जाए तो 34। तो इस तरह से इस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो दूसरा भी है सही। ठीक है, पहला सही, दूसरा सही। अब तीसरा देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी सीट नई दिल्ली में है, परंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के साथ परामर्श द्वारा निर्णय करने का अधिकार है कि इसकी बैठक किसी अन्य स्थान पर की जाए, तो यह भी सही है। ठीक है, भारत तथा अन्य देशों के मध्य झगड़े सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्र में आते हैं। तो भारत स्वयं तथा अन्य देशों के झगड़ों को भारत स्वयं के साथ किसी अन्य देश के झगड़ों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सुनवाई नहीं कर सकता है, तो यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा आंसर कौन सा सही होगा। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है और 4 गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 420 हो जाएगा। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत से अभिप्राय है कि मूल ढांचे से क्या अभिप्राय है, यह पूछ रहा है। तो संविधान के मूल ढांचे से यह अभिप्राय है कि संविधान के कुछ लक्षण संविधान के लिए इतने मौलिक हैं कि उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आंसर ए हो जाएगा। मूल ढांचे का मतलब है कि कुछ लक्षण इतने मौलिक हैं कि उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जो कि केशवानंद भारती बनाम वाद में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितना मासिक वेतन मिलता है? तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वह है, इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, या अभी वर्तमान में जो उनको वेतन है वह है 2,80,000। टोटल वेतन है उनको 2,80,000। ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को वेतन है 2,80,000 का। तो आंसर इसमें, चूंकि ऑप्शन में एक भी नहीं है 2,80,000, तो इसको हम लोग सुधार लेंगे। ठीक है, 2,80,000। और इस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
प्रति मास कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को, यानी कि अन्य न्यायाधीशों को पूछ रहा है। तो अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है उनको 2.5 लाख के करीब मिलता है। तो इसमें ऑप्शन में एक भी नहीं है ऐसा, तो इसको हम लोग यहीं पे सुधार लेंगे। 2,50,000, 2,50,000 का वेतन अन्य न्यायाधीशों को मिलता है और मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 423, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया? संविधान का मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वह दिया गया है गोपालन बनाम मद्रास राज्य में नहीं है, गोलकनाथ में भी नहीं है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। केशवानंद भारती वाले मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ दिलाने का काम किसे है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम, मतलब कि न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 425, सर्वोच्च न्यायालय को भी न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व पद छोड़ सकता है। इस संबंध में उसे अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करना पड़ता है? तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 426, राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन है? तो राज्य का कार्यकारिणी का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल 4 ऑप्शंस हैं। राज्य की विधायिका द्वारा निर्वाचित किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और एक विशेष समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य का राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः राज्यपाल किसी अन्य राज्य में नियुक्त किया जाता है। एक राज्य का राज्यपाल किसी अन्य राज्य में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 429, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि रहने तक, यानी कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 430, परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 431, यदि किसी राज्य का राज्यपाल अपनी अवधि के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे संबोधित करना होता है? तो उसे त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखना होता है और राष्ट्रपति को ही देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 432, राज्यपाल के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा, राज्यपाल को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 433, क्या कोई व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा हाँ। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो उसका वेतन किस प्रकार से दिया जाता है? तो उसका वेतन जो है वह संबंधित राज्यों द्वारा दिया जाता है। आंसर हो जाएगा संबंधित राज्यों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 435 है, राज्य के राज्यपाल को कौन सी विधायिनी शक्तियां प्राप्त है? तो राज्य के राज्यपाल को जो विधायिनी शक्तियां दी गई है वह राज्य की विधानसभा को बुला सकता है और स्थगित भी कर सकता है।
वह विधान परिषद के 1/6 सदस्य नियुक्त कर सकता है और वह विधानसभा में कुछ एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत भी कर सकता है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी शक्तियां राज्य के राज्यपाल को दी गई हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 436, राज्यपाल के निधन अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति में उसके पद से संबंधित कर्तव्य कौन निभाता है? तो राज्यपाल का जब निधन हो जाए या फिर उसने त्यागपत्र दे दिया हो, तो उस स्थिति में उसके पद से संबंधित जो भी दायित्व अथवा कर्तव्य होते हैं वह भारत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निभाए जाते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 437, राज्य का राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी तब ही कर सकता है जब राज्य विधानमंडल का अवकाश काल चल रहा हो। तो आंसर हो जाएगा केवल राज्य विधानमंडल के अवकाश काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 438, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 439, राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल करता है। राज्यपाल की आकस्मिक निधि जो होती है उसका संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 440 है, राज्यपाल अपने सभी कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको पूरा याद करने के लिए एक बार इसको और रिवाइंड करके देखें। धन्यवाद।